तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं हमारा अपना पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित प्रयोगों से क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो विद्युत से संबंधित प्रयोगों से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला निष्कर्ष हम लोगों को क्या मिला, विद्युत से जो भी हम लोगों ने प्रयोग किया, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है तो इस प्रक्रिया में या तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं या फिर दोनों वस्तुएं आवेशित नहीं होती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्रक्रिया में एक वस्तु आवेशित हो और एक वस्तु अनावेशित हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो घर्षण की प्रक्रिया में जब हम आवेशित करते हैं दो वस्तुओं को तो उनमें से या तो दोनों वस्तुएं आवेशित होंगी या दोनों वस्तुएं आवेशित नहीं होंगी। दूसरा निष्कर्ष हमको क्या मिला? दूसरा निष्कर्ष हमको ये मिला कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है तो इसमें ये दोनों घर्षण होने वाली वस्तुएं एक दूसरे पर हमेशा आकर्षण बल लगाती हैं। जब दो वस्तुओं को घर्षण करके आवेशित किया जाता है तो वे दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? आकर्षण बल लगाती हैं। तीसरा निष्कर्ष हमको क्या मिला? तीसरा निष्कर्ष ये मिला कि एक ही पदार्थ की वस्तुओं को यदि एक ही प्रकार से रगड़ा जाए तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगी। यदि एक ही प्रकार की दो वस्तुएं हों, जैसे मान लीजिए यदि दो मार्कर हैं और दोनों को बाल से रगड़ा जाए तो दोनों मार्कर एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। चौथा बात क्या मिली हमको? चौथा बात यह मिला कि एक आवेशित वस्तु हो और एक अनावेशित वस्तु हो तो ये हमेशा आकर्षण बल लगाएंगे। अब आकर्षण बल क्यों लगाएंगे? मान लीजिए एक धनावेशित वस्तु है, इसके पास हम कोई अनावेशित वस्तु रखे हैं तो इस धनावेशित वस्तु के प्रेरण के कारण इस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा? आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत से संबंधित प्रयोगों से क्या क्या निष्कर्ष मिला। क्या निष्कर्ष मिला? तो घर्षण के द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया में दोनों वस्तुएं या तो आवेशित होंगी या दोनों आवेशित नहीं होंगी। घर्षण की प्रक्रिया में जो दोनों वस्तुएं होती हैं वे एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तीसरा निष्कर्ष हमें क्या मिला? तीसरा निष्कर्ष ये मिला हमको कि एक ही पदार्थ की दो वस्तुओं को एक ही प्रकार से रगड़ा जाए तो वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाती हैं। तीसरा निष्कर्ष हमको क्या मिला कि एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु दोनों पास रखे जाए तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर हमेशा और हमेशा आकर्षण बल लगाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं घर्षण विद्युत का इतिहास। घर्षण विद्युत का इतिहास। घर्षण विद्युत का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो घर्षण विद्युत का इतिहास क्या है? घर्षण विद्युत की खोज अब से 2500 वर्ष पहले ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स ने 500 ईसा पूर्व की थी। 500 ईसा पूर्व की थी। तो घर्षण विद्युत की जो खोज है वह अब से 2500 वर्ष पहले ग्रीक के मिलेटस के निवासी थेल्स ने 500 ईसा पूर्व में की थी।
थेल्स जी ने यह देखा था कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, थेल्स ने यह देखा कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उस अंबर नामक पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, धूल के कण इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो थेल्स जी ने क्या निरीक्षण किया? थेल्स जी ने यह निरीक्षण किया कि जब हम अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो उस अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़े, धूल के कणों इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब इस बात को 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया, किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि अंबर में ऐसा गुण होता है तो क्यों गुण होता है। अब 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनके एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट। रानी एलिजाबेथ के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने ये पता लगाया कि केवल अंबर में ही यह गुण नहीं होता है कि उसको ऊन से रगड़ा जाए तो वह कागज के टुकड़ों को या धूल के कणों को आकर्षित करता है, बल्कि ऐसे और भी पदार्थ हैं जैसे शीशा है, चमड़ा है, प्लास्टिक है, गंधक है। ये ऐसे और भी पदार्थ है जिनको उपयुक्त पदार्थों से रगड़ा जाए तो ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े, तिनकों इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसके बाद 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने उस कारण को वैद्युत नाम दिया। उस कारण को क्या नाम दिया? वैद्युत नाम दिया, जिसके कारण हम घर्षण करते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। उस कारण का नाम सर थॉमस ब्राउन ने वैद्युत रखा। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो अंबर होता है उसको ग्रीक भाषा में हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ग्रीक भाषा में अंबर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत कहलाती है। और इस गुण को प्राप्त कर लेने पर वस्तुएं वैद्युतमय कहलाती है। अंबर को हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य वस्तुओं में कागज के टुकड़ों या अन्य छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत कहलाती है। इस गुण को प्राप्त करने लेने पर वस्तुएं वैद्युतमय या आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। इस प्रकार की वैद्युत वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होती है। इसलिए इस प्रकार की वैद्युत को हम घर्षण वैद्युत कहते हैं। चूंकि यह वैद्युत वस्तुओं पर स्थित रहती है, अतः इसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। यह जो वैद्युत है वस्तुओं पर स्थिर रहती है, तो वस्तुओं पर जब स्थिर रहती है इसलिए इसका नाम क्या हम लोगों ने रखा है? स्थिर वैद्युत रखा है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। या विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण हम चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। वैद्युत आवेश क्या है या विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण हम द्रव्य में वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं और
अनुभव कर सकते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार जब हम वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। विलियम गिलबर्ट के अनुसार जब वस्तुओं को हम घर्षण करते हैं तो दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश कहा। और यह नाम उन्होंने 1750 ईस्वी में रखे थे। 1750 ईस्वी में आवेशों का नामकरण हुआ, धनावेश और ऋणावेश। सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने यह बताया कि जब हम वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो उसमें दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में धन आवेश और ऋण आवेश कहे। आवेश की प्रकृति का निर्धारण करना जो है वह बिल्कुल स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा पर निर्भर है कि हम किस आवेश को क्या कहेंगे। तो फ्रैंकलिन के परिपाटी के अनुसार जब हम कांच के छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ को हम लोग धनावेशित करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के परिपाटी के अनुसार जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ को हम लोग धनावेशित करते हैं, तथा जो कपड़ा है उसे हम लोग क्या करते हैं? ऋणावेशित करते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ को हम लोग ऋणावेशित कहते हैं और फर को क्या कहते हैं? धनावेशित। फर जो है वह धनावेशित हो जाता है या धनावेशित माना जाता है। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। तो धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जब कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है अर्थात उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस पर जो आवेश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। या हम लोग कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए तो जो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश होता है वह धनावेश होता है। या फिर जब हम प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़े तो जो फर पर उत्पन्न आवेश होता है वो धनावेशित होता है। दूसरा होता है ऋण आवेश या ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? जब कोई परमाणु या द्रव्य इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उस द्रव्य पर या परमाणु पर जो आवेश आता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। या फिर कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर जो रेशमी कपड़े पर आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। या फिर प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ने पर जो प्लास्टिक की छड़ पर आवेश आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण गुण।
आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण गुण या तथ्य। Some important facts regarding चार्ज। तो आवेश से संबंधित हम कुछ लोग महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। पहला, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चार्ज। आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम लोग चर्चा करते हैं। सम इंपॉर्टेंट, तो चर्चा किया जाए। पहला बात यह है, पहली तथ्य यह है कि आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी सहायता से हम विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। आवेश जो है द्रव्य से संबंधित वह गुण होता है जिसके कारण हम द्रव्य में विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। समान प्रकार के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। अर्थात जब सजातीय आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण, और जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो ये लगेगा आकर्षण, या निगेटिव चार्ज रहेगा और इधर निगेटिव चार्ज, तभी भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। आवेश जो है एक अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है। अदिश और व्युत्पन्न राशि है। अगला गुण क्या है, आवेश एक अदिश और व्युत्पन्न राशि है। अदिश राशि है और क्या है, व्युत्पन्न राशि है। आवेश का बीमी सूत्र जो होता है, बीमीय सूत्र AT होता है। आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, AT होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और कूलाम को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। इस स्टेट कूलाम को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक इकाई भी कहते हैं हम लोग। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, कूलाम को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई कहते हैं। ईएसयू कहते हैं। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। और एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU। तो एक कूलाम बराबर आप याद रख लीजिएगा 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। और एक EMU बराबर क्या होता है, एक EMU क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं EMU। और एक EMU बराबर होता है 3 × 10 के पावर 10, 3 × 10 के पावर 10 ESU ये होता है। तो एक EMU बराबर 3 × 10 के पावर 10 ESU या 10 कूलाम होता है, 10 कूलाम। तो ये ESU, EMU और कूलाम में संबंध होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU और एक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 3 × 10 के पावर 10 ESU या 10 कूलाम हो जाएगा। इसके बाद आवेश का अगला गुण हम लोग समझते हैं आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों के योज्यता का नियम, आवेशों के योज्यता का नियम, योज्यता का नियम, लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, ऑफ चार्जेज। आवेशों की योज्यता का नियम क्या है? आवेश एक अदिश राशि होता है और अदिश राशियों को हम साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ते हैं। तो आवेश एक अदिश राशि है, अतः आवेश को हम लोग साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ेंगे। अर्थात यदि किसी निकाय में यदि Q1 चार्ज है माइनस Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है माइनस Q4 चार्ज है, तो इस निकाय पर जो नेट चार्ज होगा, जो कुल चार्ज होगा, वह इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और बीजगणितीय योग यानी साधारण बीजगणितीय योग यानी चिन्हों सहित हम जोड़ेंगे, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। यही आवेशों की योज्यता का नियम है। तो आवेशों की योज्यता का नियम क्या है? यदि किसी निकाय पर आवेश हैं तो उन आवेशों को उनके चिन्ह सहित जोड़ते हैं, अर्थात बीजगणितीय साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ा जाता है। यदि उनका चिन्ह जैसा रहेगा उसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत या नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बात को ही हम लोग आवेश संरक्षण का
सिद्धांत कहते हैं। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। परमाणुकता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या एटॉमिसिटी क्या होती है? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है या परमाणुकता क्या होती है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे जो न्यूनतम आवेश है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग इससे दिखाते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यह किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की सबसे छोटी मात्रा है। इससे छोटी मात्रा इस प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो प्रकृति में इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। और यदि किसी वस्तु में आवेश यदि पाया जाएगा तो ई के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा, भिन्नात्मक रूप में नहीं पाया जाएगा, या इससे छोटा भी आवेश नहीं पाया जाएगा। ई के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा, भिन्नात्मक नहीं पाया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत आवेश को आप अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। वैद्युत आवेश जो है एक निश्चित रूप से विभाजन है, और वह निश्चित रूप से विभाजन क्या है कि वह जो आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश जो है वह ई से छोटा आवेश नहीं होगा, और यदि आवेश होगा तो ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। इस बात को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब वस्तुएं आवेशित होती हैं तो आवेशन की प्रक्रिया सतत न होकर असतत रूप में होती है। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो वह आवेशन की जो प्रक्रिया है या आवेशों का आदान प्रदान है वह सतत न होकर क्या होता है? असतत रूप से होता है। इस बात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं या परमाणुकता बोलते हैं। अगला चीज हम लोग पढ़ते हैं आवेश के संबंधित। मिल्टन ने आवेश के न्यूनतम मान को विद्युत का परमाणु कहा। मिल्टन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था, मिल्टन ने जो न्यूनतम मान है आवेश का, जो न्यूनतम मान है ई, इसे विद्युत का परमाणु कहा। मिल्टन जी ने, मिल्टन ने क्या किया कि तेल बूंद प्रयोग के द्वारा ई का मान 4.80 × 10⁻⁻18 ESU निकाला, या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम निकाला। और यह काम किए मिल्टन जी। और मिल्टन जी ने जो ई पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह तेल बूंद प्रयोग के द्वारा क्या किए? निकाले। और तेल बूंद प्रयोग के द्वारा उन्होंने ई का मान निकाला। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई परमाणु यन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यदि कोई परमाणु यन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आएगा। क्या आएगा? धनावेश आएगा। धनावेश आएगा। और वह धनावेश कितना आएगा? Q बराबर कितना आएगा? N E के बराबर उस परमाणु पर धनावेश आएगा।
और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस पर ऋण आवेश आएगा। और कितना ऋण आवेश आएगा? Q बराबर यन ई, इतना ऋण आवेश आएगा। अर्थात यन इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु ग्रहण करेगा तो उस पर Q बराबर यन ई ऋण आवेश आएगा, और यदि यन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर यन ई के बराबर धन आवेश आएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं, जब किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश दिया जाए या उस वस्तु से 1 कूलाम का स्थानांतरण हो या 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे, या उसको दिया जाए कि उस पर 1 कूलाम आवेश आ जाए, 1 कूलाम धन आवेश आ जाए या 1 कूलाम ऋण आवेश आ जाए, यह हम लोग निकालना चाहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? यन ई। हम यन का मान निकालना चाहते हैं, ई गुणा में इधर आएगा भाग में, Q बटा में ई। अब 1 कूलाम में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानते हैं, तो Q का मान यहाँ पर 1 कूलाम हो गया, तो 1 कूलाम बटा में ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ये दशमलव हटाएंगे तो 10 बटा 16 हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 10 के घात 19, 2 से कटाते हैं, ये 2 5 10 और 2 8 16, ये हो जाएगा गुणे 10 के पावर 19। एक इसमें से 0 यहाँ पर ले लेते हैं, तो 50 बटा में 8 गुणे 10 के पावर कितना? 18। तो 8 6 का 48, 2 बचेगा, 8 दूना के 16, 4 8 5 20 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात किसी वस्तु को 1 कूलाम धन आवेश है, किसी वस्तु पर 1 कूलाम धन आवेश है, तो उससे 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से गुजरे होंगे, उस पदार्थ से गुजरे होंगे, बाहर निकले होंगे। और यदि किसी पदार्थ पर 1 कूलाम ऋण आवेश है तो उस पदार्थ को 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो उस पर 1 कूलाम ऋण आवेश आएगा। अब हम चार्ज से संबंधित और गुणों को पढ़ते हैं। किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का क्या मतलब होता है? कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आए हैं, और धनावेशित होने का मतलब है उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया है, यानी वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? त्यागा है। अगला गुण हम लोग पढ़ते हैं। अगला गुण क्या है? द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उस वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। जैसे न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता है लेकिन उस पर द्रव्यमान होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रिनो ये 2 ऐसे कण हैं जिनका द्रव्यमान नहीं होता है, विराम द्रव्यमान नहीं होता है, तो इन पर आवेश भी नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ चार्जेज। लॉ ऑफ चार्जेज, चार्जों का नियम, आवेशों का नियम, या चार्ज लॉ, चार्ज फोर्स लॉ, आवेश बल नियम, चार्ज फोर्स लॉ। आवेश बल नियम क्या है? आवेश बल नियम यह है कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। इसे ही हम लोग आवेश बल नियम या आवेशों का नियम कहते हैं। आवेश से संबंधित अगला गुण क्या है? कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव क्या करती है? आकर्षित करती है। किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? चालन द्वारा किया जा सकता है, घर्षण द्वारा किया जा सकता है और प्रेरण द्वारा किया जा सकता है। किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं तो चालन द्वारा कर सकते हैं, घर्षण द्वारा कर सकते हैं और प्रेरण द्वारा कर सकते हैं। अगला चीज, यदि किसी सुचालक पदार्थ को आवेश दिया जाए तो वह आवेश
उस सुचालक पदार्थ के पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। लेकिन यदि किसी कुचालक पदार्थ को आवेश दिया जाए तो वह उसी भाग तक सीमित रहता है, वह पूरे पृष्ठ पर फैलता नहीं है। यदि सुचालक पदार्थ को आप आवेश देंगे तो वह उसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, लेकिन कुचालक पदार्थ को आवेश देंगे तो वह उसके पूरे पृष्ठ पर फैलेगा नहीं। हम लोग एक बात ये पढ़े हैं कि इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता है, लेकिन एक बात और भी जानकारी दे दूं कि गैलमान ने 1964 ईस्वी में इन्होंने 1964 ईस्वी में कुछ ऐसे कोणों की खोज की जिन पर +-E/3 आवेश होता है या +-2E/3 आवेश होता है, अर्थात E का भिन्नात्मक आवेश होता है, जिन्हें हम लोग क्वार्क कहते हैं, लेकिन ये प्रकृति में नहीं होते। तो गैलमान ने 1964 ईस्वी में कुछ ऐसे कणों की खोज किया जिन पर आवेश +-E/3 होता है, +-2E/3 होता है। इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा की। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।